प्रियंका गांधी ने विकास दुबे एनकाउंटर पर उठाए सवाल। मामले में शामिल लोगों की न्यायिक जांच की उठाई मांग। कहा, मौजूदा जज से पूरे कांड की न्यायिक जांच हो। यूपी में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर सख्त हुई योगी सरकार। अब मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। पहले था 100 रुपए के जुर्माने का प्रावधान। भारत में कोरोना के मामले 8 लाख के करीब। मेघालय के अस्पताल में फैला कोरोना। ओपीडी हुई बंद। 5 लाख के करीब संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटे। राजस्थान के जोधपुर में परीक्षार्थियों ने एसएफआई और यूजीसी के खिलाफ की नारेबाजी। यूजीसी की गाइडलाइन की जलाई प्रतियां। 6 जुलाई को परीक्षा कराने का किया विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी की ओर से विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला तेज कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रियंका ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से पूरे कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। राजनेता अपराधी गठजोड़ प्रदेश पर हावी हैं। कानपुर कांड में इस गठजोड़ की साठगांठ खुलकर सामने आई है। कौन कौन लोग इस तरह के अपराधी की परवरिश में शामिल हैं, ये सच सामने आना चाहिए। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन पर जोर दिया गया है। सदियों से जल, जंगल और जमीन के साथ जीव जंतुओं के संरक्षण हमारी चेतना के आधार रहे हैं और आज भी हमारे कार्य और व्यवहार में ये कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। करतारपुरा में हनुमान मंदिर के महंत आचार्य राधेश्याम शर्मा से नागपंचमी के मौके पर खास बातचीत की। भारतीय संस्कृति में प्रकृति परिवर्तन, प्रकृति संवर्धन, प्राकृतिक जो है पर्यावरण के संरक्षण के ऊपर जोर दिया गया है। चाहे वह धार्मिक आधार से जुड़ा मामला हो या हमारे सांस्कृतिक परिवेश की बात हो, हम जो है पर्यावरण की शुद्धता पर शुरू से ही ध्यान देते आए हैं। सदियों से ये हमारी एक जीवन की पद्धति का आधार रहा है। आज नागपंचमी है और नागपंचमी का मतलब यह है कि हमारे देवी देवताओं के जितने भी जो वाहन हैं वह पशु और पक्षियों पे ही है। कहने का मतलब यह है कि पेड़ पौधे हो या जीव जंतु,
उनकी तरफ हमारा ध्यान देना हमारे जो चेतना का जो आधार है उसको और ज़्यादा मजबूत करता है। हमारे साथ में है लल्लू महाराज है, जो धार्मिक जो हमारी जो एक सोच विचार है, हमारा जो एक परिवेश है, उसमें यह बताया गया है कि जीव जंतुओं की रक्षा करना वह किस तरह से हो, वह देवी देवताओं के जो वाहनों के आधार पर हम ये इस बात को स्वीकार करते हैं आज तक कि इनका भी ध्यान रखना जरूरी है, इनको भी जो है संभालना जरूरी है। क्या कहना है आपका? ऐसा है जैसे आज बसंत पंचमी है, ये नाग पंचमी इसलिए कहलाती है कि सबसे पहले शेष नाग की उत्पत्ति मानी गई है और प्रलय के अंत में भी जो शेष रहता है उसी को शेष नाग कहते हैं। नागों से ही अन्य उत्पत्तियां मानी गई है। ये 9 प्रकार के नाग होते हैं, जिसमें 8 के कुल चले हैं, उन्होंने अपना कुल संवर्धन किया है, और एक नाग जिसे शेष नाग कहते हैं वो भगवान विष्णु के हर समय सैया में रहा, इसलिए उसके कोई संतानोत्पत्ति नहीं हुई। वेदों में सर्पों का बड़ा वर्णन है। एक मंत्र आता है, नमोस्तु सर्पेभ्यो जेके च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे जीवितेभ्य सर्पेभ्यो नमः। अर्थात ये सर्प केवल पृथ्वी पर ही निवास करते हैं ऐसा नहीं, ये आकाशगामी भी होते हैं और ये पातालगामी भी, जल में निवास करने वाले भी होते हैं। ये हमारे पर्यावरण को इतना शुद्ध करते हैं कि इसका जितना भी विषैला पदार्थ है उसे खींचकर अपने अंदर धारण कर लेते हैं। यही कारण है इनके एक गिल्टी बनती है जिसमें विष होता है। हर नाग विषधारी नहीं होता, केवल कुछ नाग हैं जो विष को अपने अंदर जज्ब रखते हैं और वो भी किसी मनुष्य को सताते नहीं। केवल 2 ही प्रकार से, या तो उन्हें कोई सताता हो तो उन्होंने किसी को दंश मारा है, नहीं तो आज तक किसी सर्प ने किसी को कभी नहीं सताया, या किसी ने श्राप दिया हो कि फला नाग ही फला को खाए। जैसे राजा परीक्षित के लिए एक मुनि ने श्राप दे दिया था कि तक्षक जाकर के 7वें रोज इस राजा को खाएगा। वो भी क्योंकि राजा की उम्र पूर्ण हो चुकी थी इसलिए, नहीं तो तक्षक चाहता था कि मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर किसी को दंश मार देता है कोई सर्प तो वो स्वयं भी बेहोश होकर गिर जाता है, कुछ समय तक के लिए फिर होश में आता है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। ये जब जब भी इस संसार में विपल्लव हुआ है, इन सर्पों ने बहुत कुछ मदद करी है इंसान की, तभी तो भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया है, तभी तो देवताओं के हाथ में सर्प अवश्य दिखाया गया है। जितनी भी पुरानी मूर्तियां हैं उनके हाथ में, एक हाथ में सर्प है, एक हाथ में कमल है। ये कमल का और सर्प का भी बड़ा जोड़ा है, बहुत वर्षों से ये जोड़ा चलता आया है। इस प्रकार से हर अणु से अणु मिलकर ही ये परम अणु हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है। पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने की बात करते हैं, तो हमारे सामने कई ऐसे प्रतीक के रूप में ही सही चीज़ें उभर करके आती है जिनके माध्यम से हम उस सनातन विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, देवताओं के साथ में उनको जोड़ करके यह एक संदेश देने की जो है बात कही गई है कि हम जीव और जगत, जड़ और चेतन दोनों को समान रूप से देखते हुए हमारा जो है जीवन का जो आचरण है वो वैसा ही बनाए
ताकि हम और ज़्यादा समृद्ध रूप से मजबूत होकर के इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में यूथ कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरबाज खान और सचिव माहिर खान ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य यूथ कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना है। इसको लेकर वे राज्य के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। उद्देश्य था कि यूथ कांग्रेस के चुनाव मार्च माह में संपन्न हो गए थे रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद कोरोना जैसी महामारी इस देश में फैल चुकी थी, उसके कारण लोगों से मुलाकात और यूथ कांग्रेस की टीम से मुलाकात नहीं हो पाई थी उस संदर्भ में। और आगामी दिनों में यूथ कांग्रेस की जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय जो कार्यकारिणी का गठन करना है, उसके संदर्भ में आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने इस कोरोना महामारी में इस राज्य में नहीं, इस देश में जो अपना राजस्थान का नाम और राजस्थान को परचम ले रहा है, उसी संदर्भ में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो जन कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं और रीति, उसको युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हर गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी में पहुंचाए कि इससे कैसे। 3 मुख्य उद्देश्य हैं हमारे, जिस उद्देश्यों के लेकर आज ये जिला युवा कांग्रेस चित्तौड़ की बैठक रखी गई थी। पहला उद्देश्य तो चुनाव के बाद सभी युवा कार्यकर्ताओं से हम लोगों को मुलाकात करनी थी, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। आज हमने गेट टुगेदर किया है, सब लोगों से मुलाकात की है। दूसरा हमारा ये है कि राजस्थान युवा कांग्रेस अपनी कार्यकारिणियों का विस्तार करने जा रही है, उस संदर्भ में ये बैठक थी। तीसरा, केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, पेट्रोल डीजल की दामों की बढ़ोतरी को लेकर, रेलवे के निजीकरण को लेकर भी हमने बैठक में निर्देश दिए हैं। आने वाले समय पर युवा कांग्रेस इसका प्रदर्शन करेगी और आने वाले पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव में यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर भी ये बैठक। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। कानपुर में विकास दुबे का पोस्टमार्टम होने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए भैरव घाट पहुंचा, जहां घाट पर बहनोई दिनेश तिवारी, पत्नी ऋचा दुबे और बेटा भी पहुंचा। घाट पर पत्नी ऋचा मीडिया कर्मियों पर भड़क गई और बोली कि जिसने जैसा सलूक किया है उसको वैसा सबक सिखाऊंगी, जरूरत पड़ी तो बंदूक भी उठाऊंगी। विकास ने कत्ल नहीं किए थे क्या? वो तो इसीलिए पुलिस ऊपर पहुंचा दिया। आप आइए, आप इधर आओ, बताओ सामने आप बताइए इनकाउंटर सही किया क्या किया? आपके पति ने गलती की थी, बात किया आपकी, आपका पति प्यारा था, उसके साथ सही हुआ, सही हुआ। तो आपका पति क्या करता था? हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने अंबाला में जुलूस निकाला और हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं समिति अध्यक्ष भूपिंदर सिंह ने सभी 1983 पीटीआई को बहाल करने की मांग की है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिक्षक पिछले कई दिनों से क्रमिक अनशन के साथ 22 जिलों में रोष प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज अंबाला कैंट में रोष मार्च निकालने के लिए आए हैं, क्योंकि हम 1983 पीटीआई पूरे हरियाणा में 22 जगह पिछले 26 दिन से क्रमिक अनशन कर रहे हैं, किंतु हरियाणा सरकार ने अभी तक हमारी किसी भी मांग पर, किसी बात पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हम आज अपनी बात जनता के दरबार में रखने आए हैं कि शायद इसी तरीके से सरकार हमारी बात सुन और समझ सके। हरियाणा सरकार को कहना चाहूँगा कि वह 1983 पीटीआई की सेवाएं अपनी विधायक शक्तियों का प्रयोग करके बहाल करे और इन जो 1983 पीटीआई ने 10 साल की रेगुलर सेवाएं हरियाणा सरकार को दी हैं, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे
और इन 1983 नहीं बल्कि 19,830 परिवार, मैं तो ये कहूँगा कि उन पर बहुत गहरे मन से विचार करे और उन्हें नया साधन संसाधन। भरतपुर के बयाना में ग्राम पंचायत महलौनी पंचायत के गांव की हालत बदतर है, जहां न तो सड़क है और न ही पानी की निकासी के लिए नालियां। कई बार पंचायत वासियों ने सरपंच, सेक्रेटरी, वीडियो और एसडीएम बयाना को जानकारी दी है, बावजूद इसके हालात नहीं सुधरे। गांव के रास्ते तालाब में तब्दील हो गए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां स्टूडेंट्स ने एसएफआई और यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूजीसी की गाइडलाइन की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जेएनवीयू कमेटी सचिव कैलाश प्रसाद बामणिया ने बताया कि गत 6 जुलाई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी कर विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाने का निर्देश जारी किए हैं, जिसके खिलाफ संगठन ने प्रदेश स्तरीय आंदोलन करते हुए गाइडलाइन की प्रतियों को जलाकर विरोध किया है। राजधानी जयपुर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को लेकर जयपुर ईस्ट पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर खोह नागोरियन थाना पुलिस ने गोनेर तिराहे पर नाकाबंदी कर आरोपी को पकड़ा है। अलवर के रामगढ़ में नरेगा कार्य स्थल से 50 मीटर दूर ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि रामगढ़ ललावडी गांव में पहाड़ की तलहटी में जोहड़ खुदाई कार्य चल रहा था, जहां नरेगा कार्य चल रहा है उसी पहाड़ में दूसरी तरफ गांव में आबादी के पास खनन लीज जारी है। नरेगा कार्य के दौरान लीज धारकों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना श्रमिकों को सूचित किए पहाड़ में खनन के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल कर विस्फोट कर दिया। सरपंच और उनके साथ जो जनप्रतिनिधि आए थे, उनके द्वारा ग्राम ललावंडी में माइनिंग लीज पर कोई अवैध ब्लास्टिंग की उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। मेरे पास उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन पे मेरी आ गई, मैंने एमई साहब से मेरी बात हुई है फ़ोन पर। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो अपनी टीम कर यहाँ भिजवाएंगे, जिसमें उनके पास जो ब्लास्टिंग के इनके पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, और उनकी बाकायदा की जो प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ब्लास्टिंग हुई है नहीं हुई, इसकी जाँच करवाई जाएगी। अब जाँच होने के बाद अगली जयपुर में पंचायत चुनावों को लेकर अदालती आदेश ने कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को उफान पर ला दिया है। पहले से ही पंचायत चुनाव समय पर कराने की सोच रखने वाले डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने सक्रियता बढ़ा दी है। वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमे के मंत्री भी हैं। गांव की राजनीति करने की पसंद रखने वाले पायलट की शायद ये सोच है कि उनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए पंचायत चुनाव भी हो जाएं। कोविड-19 के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए। सरपंच पंच पटेल प्रधान और प्रमुख कांग्रेस के लिए ये सदैव पसंदीदा चुनाव कहे जाते रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत टोंक पहुंचे, जहां टोंक सर्किट हाउस में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सराफ का भव्य स्वागत किया। तो वहीं पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान दी गई आर्थिक मदद का विस्तार पूर्वक ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। राजस्थान के नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में बन रही अंबुजा सीमेंट कंपनी में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। दरअसल कंपनी में एक साथ 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो वहीं कंपनी में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को बढ़ता देखकर कस्बे वासियों में भय का माहौल है। कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। इसके साथ ही मुंडवा तहसीलदार पेमाराम चौधरी ने कंपनी के चारों ओर क्षेत्र में जिलों मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया। जो वर्तमान में काम चल रहा है, बिहार से जो मजदूर आए हैं, उन मजदूरों में से एक मजदूर की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में उसको नागौर जेरन
हॉस्पिटल रेफर किया गया था और एम्बुलेंस से यहाँ से रवाना किया। जैसे ही नैना के पास में एम्बुलेंस मोड़ पे गिरी हुई तो पीछे के दरवाजे से वो निकल करके भाग गया, लेकिन नैना के वो युवा जवान जो वहीं पास में थे। खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां जिला के मुख्यालय से आई जांच रिपोर्ट में शहर समेत उपखंड क्षेत्र में एक साथ 20 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे चिकित्सालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। उपखंड प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए आत्मनिर्भर भारत के तहत भीलवाड़ा पहुंची। माहेश्वरी का बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली, विधायक विठल शंकर अवस्थी समेत कई लोग मौजूद रहे। स्कूल के अंदर जो फीस है वो माफ होनी चाहिए। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बिजली के जो बिल हैं वो इनको हमें माफ़ करने चाहिए। लॉकडाउन पीरियड के जो ये इतना बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूल चार्जेस हैं, जिस तरीके से स्थायी शुल्क है, उस स्थायी शुल्क को इन्हें 50% करना चाहिए। लेकिन ये हम लोगों का तो स्टैंड, हम लोग तो कह ही रहे हैं ना, हम तो काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि जो केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज गरीब के लिए, गरीब कल्याण योजना के तहत शुरू किया, या दूसरा 20 लाख करोड़ का जो योजना के लिए किया, अन्न का प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा जो स्कीम माने अन्न योजना जो शुरू करी गई गरीब के लिए, ये जो सारी स्कीम्स राज्य सरकार की ओर से क्या मदद मिली गई, क्या राज्य सरकार ने किया जनता के लिए? चाहे वो बिजली में हो, चाहे स्कूल की फीस के अंदर हो, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, किसी भी तरीके का स्टेट गवर्नमेंट का एक पैसे का भी मदद जनता को इस कोरोना से लड़ने के लिए नहीं मिला। राजस्थान के भीलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्ट्रेट पर बाबा साहेब अम्बेडकर राजगृह में तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मंगलवार सायंकाल बाबा साहब अम्बेडकर राजगृह, जहाँ बाबा साहब ने अपने जीवन काल में सारा समय उसी स्थान पर, उसी भवन में निकाला था, उस स्थान को असामाजिक तत्वों ने भारी मात्रा में तोड़फोड़ की। इनसे संपूर्ण हिंदू समाज आहत है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के स्मृति मंदिर को इस प्रकार जो तोड़ने फोड़ने वाले जितने भी असामाजिक तत्व है, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन सब असामाजिक तत्वों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।